Hello, students. Good morning to all of you. आज फिर से एक बार आप सबका हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। हमने हिंदी में कई सारे पाठ, कई सारे काव्य सब समझ लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको वो समझ में आ गए होंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पाठ 15 दाजियू इसकी थोड़ी सी समझूती प्राप्त की थी। इस पाठ के लेखक शेखर जोशी जी ने इसमें एक पहाड़ी लड़के का वर्णन किया है। उस लड़के का नाम मदन है। उसने एक कैफे में वेटर की नौकरी प्राप्त की हुई है, यानी कि वहाँ पर वो वेटर का काम कर रहा है। इस पाठ में जगदीश बाबू नामक एक पात्र का वर्णन किया गया है कि कैसे वो कैफ़े में आते हैं और उसका मदन के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये इस पाठ में बताया गया है। हमने इससे पहले देखा था कि जगदीश बाबू कैफ़े में आते हैं और मदन की ओर देखते हैं। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ़ाक आँखें, सुनहरे बाल, चाल में एक अनोखी मस्ती, कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद जैसी स्फूर्ति और आँखों की चंचलता, इस सब का जगदीश बाबू ने वर्णन किया है। ये सारा वर्णन उस छोटे से पहाड़ी बालक मदन का है, जिसकी उम्र 9-10 वर्ष ही हो सकती है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है। जगदीश बाबू कैफे में प्रवेश करते हैं तब वह मेज पर से प्लेट उठा रहा था। फिर जगदीश बाबू जिस टेबल पर बैठे वहाँ पर जाकर उसने ऑर्डर लिया सिंगल चाय का। फिर चाय लेकर वह पलक झपकते ही हाजिर हो गया। चाय पीते पीते जगदीश बाबू और मदन के बीच में थोड़े से संवाद आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा जगदीश बाबू ने पूछा था। तब उसने बताया था कि मदन। फिर उसने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तब उस बालक ने बताया कि मैं पहाड़ी का रहने वाला हूँ, अल्मोड़ा गांव से हूँ। उसके बाद हमने देखा था कि जगदीश बाबू भी कहते हैं कि मैं भी उसी गांव के निकट का रहने वाला हूँ। तब वह मदन नाम का लड़का अपने अतीत की झांकियों में खो जाता है। अपने गांव के ऊंची ऊंची पहाड़ियों में नदी, ईजा यानी कि माँ, दीदी, बाबा, फूली छोटी बहन और दाजियू यानी कि बड़ा भाई, इन सब की यादों में मदन खो जाता है। आगे देखते हैं। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी फूली नहीं, दाजियू हाँ दाजियू, यानी कि मदन को जगदीश बाबू के रूप में एक बड़े भाई की छवि
दिखाई देने लगी। उसकी छाया निकट जान पड़ी, यानी कि वो जगदीश बाबू को अपना बड़ा भाई समझने लगा था। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। यानी कि थोड़े दिनों में ही उन दोनों के बीच में जो अजनबीपन की खाई थी, यानी कि जो अनजानापन था, वह दूर हो गया। और जैसे ही जगदीश बाबू टेबल पर बैठते, तभी मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? हिम यानी कि बर्फ पड़ेगी। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़ देखिए। मदन है, वो तो कैफ़े में वेटर का काम करता था, इसीलिए बातें करते करते बीच में अगर कोई बॉय यानी कि कोई दूसरा लड़का उसे आवाज़ लगाता कि मदन, तो उसकी प्रतिध्वनि यानी कि उसका जो आवाज़ है वो दूसरों को पहुँचे उससे पहले ही मदन वहाँ पहुँच जाता और अपना ऑर्डर ले लेता था। फिर बीच बीच में वह जगदीश बाबू से भी पूछता था कि दाजू आपको कोई चीज़ चाहिए क्या? पानी लाओ। जगदीश बाबू ने कहा, पानी लाओ। लाया दाजू। शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। देखिए, उनका जो शब्द है यानी कि मदन के जो शब्द है उसमें जितनी लगन और आतुरता है, उतनी आतुरता में ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों के बाद अपनी माँ अपने बेटे को चूमती है। देखिए, यहाँ पर माँ और बेटे के उदाहरण द्वारा समझाया है कि मदन के शब्दों में जो लगाव था, जो आतुरता है, वो कई दिनों बाद माँ बेटे मिलकर माँ अपने बेटे को चूमती है, उसका जो एहसास होता है, वह एहसास मदन के शब्दों में भी था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। यानी कि जगदीश बाबू पहले अकेले थे, तो मदन के साथ बात करने से और उस कैफ़े में जाने से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया है। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। देखिए, यहाँ पर जगदीश बाबू कह रहे हैं कि उसका अकेलापन तो दूर हो गया है, अब उन्हें ये जो नया शहर था वो भी अपना सा लगने लगा है। वो इस शहर के रंग में रंगने लगे हैं। जो चौक है, जो कैफ़े है, वो भी उन्हें अपना लगने लगा है। लेकिन जो बार बार दाजू यानी कि बड़े भैया ये कहलवाना उसे अच्छा नहीं लगता है और मदन था कि वो दूसरी टेबल से भी जगदीश बाबू को दाजू, बड़े भाई ऐसे कहकर पुकारते रहता था। फिर जगदीश बाबू कहते हैं, मदन इधर आओ। यानी कि वह मदन को बुला रहे हैं।
फिर से मदन ने वही जवाब दिया, आया दाज्यू। यानी कि उन्होंने जो वो नहीं कहलवाना चाहते थे वही शब्द जो मदन है वह बार बार कहते रहता था, क्योंकि मदन को भी जगदीश बाबू के साथ बड़े भाई जैसा लगाव होने लगा था। दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। देखिए, जो बार बार दाज्यू सुनने के बाद जगदीश बाबू थे, उनके जो संस्कार है वह जाग उठे। यानी कि मध्यम वर्ग के जो उनके जो संस्कार थे वह जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी यानी कि जो अपने आप की जो उन दोनों के बीच के जो संबंध की जो डोरी थी पतली सी, वह अहम की यानी कि उनके अहंकार की तेज धार के आगे टिक नहीं सकी। यानी कि उनका जो अहंकार था, उनका जो घमंड था, उसके आगे ये जो अपनत्व की पतली डोरी बंधी हुई थी वह टिक नहीं सकी। फिर मदन कहता है, दाज्यू चाय लाओ। तभी जगदीश बाबू कहते हैं, चाय नहीं, लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। देखिए, यहाँ जगदीश बाबू ने अपनी प्रेस्टीज यानी कि अपने सम्मान की और उनको दाज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने मदन को चिल्लाते हुए कहा कि तुम ये दाज्यू दाज्यू कहना बंद करो। किसी की प्रेस्टीज का तुम्हें ख्याल भी है, ऐसा उन्होंने कहा। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। देखिए, यहाँ पर आपको पहले बताया गया था कि जो मदन नाम का लड़का है वह पहाड़ी बालक है, तो उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। तभी जगदीश बाबू ने गुस्से में आकर उन्होंने मदन को प्रेस्टीज कहा, तो उसका अर्थ उसे समझ में आया होगा या नहीं, लेकिन वो जो कहना चाहते थे वो मदन समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना बनाकर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईर्जा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की उपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। देखिए, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो मदन है वह जगदीश बाबू को अपना समझने लगा था, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार किया उससे उसको बहुत गहरी चोट लगी थी। इसीलिए वह अपने मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर कर अपनी कोठरी में बैठकर रो रहा
था। उनके गांव से और घर से दूर रहने के बावजूद उसे यहाँ पर जगदीश बाबू के प्रति एक आत्मीयता यानी कि अपनापन लगने लगा था। इसीलिए आज उसे जीवन में पहली बार उसकी ईजा की गोदी यानी कि अपनी माँ की गोदी, बाबा की बाहों और दीदी की आंचल की छाया बलपूर्वक खींच लाई है। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो यहाँ पर जगदीश बाबू के आने से उनके प्रति ऐसी भावुकता हो गई थी कि वह सब कुछ उसे समझने लगा था। लेकिन मनुष्य को उससे भी बाहर निकलकर अपने आप से निश्चय करना होता है कि ये भावुक क्षणों की उपेक्षा कर उसे अपने आप को संभालना पड़ता है। ऐसे भावुक होकर वह विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। पूर्ववत यानी कि पहले के जैसे ही अपना काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे में जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। देखिए, दूसरे दिन वह कैफे जा रहे थे, तभी जगदीश बाबू की भेंट उनके बचपन से दोस्त, सहपाठी यानी कि एक साथ पढ़ने वाले दोस्त हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाज्यू कहा। देखिए, जगदीश बाबू ने इशारा किया तो मदन उसके पास नहीं गया और दूर दूर रहने लगा। लेकिन दूसरी बार बुलाने पर वह गया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और उसने आज एक बार भी जगदीश बाबू को दाज्यू ऐसा नहीं कहा था। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने की उपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। देखिए, उन्होंने ऑर्डर दिया कि 2 चाय और 2 ऑमलेट लाना, तब उन्होंने दाज्यू शब्द की उपेक्षा करते हुए उसके बजाय लाया साहब ऐसा कहकर वह चल दिया और एक ही क्षण में दोनों अपरिचित हो गए। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। देखिए, उनके जो मित्र थे, सहपाठी थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि जो मदन था वह पहाड़िया यानी कि पहाड़ों में रहने वाला था। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। देखिए, उन्होंने रूखा सा यानी कि उस बात में ज़्यादा समय ना गवाते हुए हाँ बोलकर जो वार्तालाप का यानी कि वो दोनों जिस बात पर चर्चा कर रहे थे उस विषय को ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गर्जना से पूछा। देखिए, उसके दोस्त हेमंत ने भी मदन से यही सवाल किया कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई।
मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। देखिए, यहाँ पर कुछ समय के लिए सभी का मौन हो गया। सभी गंभीर मौन में खड़े थे। जगदीश बाबू भी अपनी आंखें ऊंची करके देख नहीं पा रहे थे। चाय की प्याली पर ही उनकी आंखें झुकी हुई थी। मदन की आंखों के सामने भी जो बीती हुई स्मृतियां थी वह घूमने लगी कि जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। देखिए, ये जो जगदीश बाबू और मदन के बीच अपने आप का लगाव होने लगा था। फिर वह मदन जगदीश बाबू को दाजू कहने लगा था, और फिर एक दिन झटके से किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता ऐसा कह देना। ये सब जो स्मृतियां है वह मदन की आंखों के सामने घूमने लगती हैं। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? देखिए, जगदीश बाबू ने जब मदन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसके सामने देखा, तब उन्हें लगा कि इस बच्चे के अंदर जो ज्वालामुखी है वह अभी फट जाएगा और वह सब बोल पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मदन ने कुछ नहीं बोला तो फिर से हेमंत ने दूसरी बार उनको वही दोहराया कि क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। देखिए, इस बार किसी के साथ आत्मीयता या अपनापन ना हो जाए, इसीलिए मदन ने भी ऐसा उत्तर दिया कि यहाँ पर सब मुझे बॉय कहते हैं, और वह वहाँ से मुड़कर चला गया। तभी जगदीश बाबू का कहना है कि आवेश में आकर उसका चेहरा और भी सुंदर और लाल हो गया था। तो इसी के साथ हमारा ये दाजियू पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अंत में आपको शब्दार्थ दिए गए हैं वो, और जो स्वाध्याय है वह भी आप सबको लिखना है। देखिए, यहाँ पर छोटा सा ही स्वाध्याय आपको दिया गया है कि आपको ये होमवर्क में करना है। थैंक यू सो मच।